नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पूरा हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत। तो आइए इस सीरीज में यानी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 24वें में आपका फिर से एक बार अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है पहले प्रश्न से जो है रिसर्च से। तो नीचे दिए गए कथन हैं। कथन एक कह रहा है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और कथन दो कह रहा है कि अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। तो पहले दोनों कथनों को एक बार विचारपूर्वक देख लें। तो जैसे पहला कह रहा है कि अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अनुसंधान में आचार शास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कथन एक क्या हो गया? गलत। और कथन दो आईसीटी तो हर अनुसंधान में सहायक होता है, सही है। अर्थात आपका ऑप्शन सही चला गया डी। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। दूसरा प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है? तो आपको जैसे पता है कि शिक्षण के जो 3 स्तर थे, स्मृति, अवबोध, विमर्शी या चिंतन स्तर, उसमें एक चौथा स्तर भी जोड़ा गया है, स्वायत्त विकास स्तर। तो ये 4 के 4 स्तर हैं शिक्षण के। अब इसमें आपको बताना है कि संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, अवबोध स्तर पर। गलती करके आप ऑप्शन सी मत चूज कर लेना। और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता भी दें कि अवबोध का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विचार को समझकर उसे ग्रहण करना, और यह स्मृति स्तर से उच्च गुणवत्ता वाला होता है। और इसीलिए शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक क्या करता है? सिद्धांतों तथा तथ्यों के बीच संबंध के बारे में समझाता है छात्रों को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। सुमेलित करना है आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और कैसे आप मिलान करेंगे इसको? परमेश्वर अय्यर आपके हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ, सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्षा, और एस अब्दुल नज़ीर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चौथा प्रश्न आपके सामने, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने किसको स्थानांतरित किया है? यानी FSIB किसके स्थान पर आया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB, और बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BBB यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान, पर्यावरण से आया हुआ है। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, बी भू आकृतिक घटकों से, सी अजैव घटकों से, और डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी जैव, अजैव और भू आकृतिक घटकों को मिला करके ही पर्यावरण बनता है। छठा प्रश्न आपके सामने, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। तो कब हुई आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2008 ईस्वी में, और उस समय प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का। 7वां प्रश्न, निम्न रो में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन नहीं इसमें तो कथन ही है सारा कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, और सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
कार्बन व्यापार, और आपको पता है कि कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। 1997 ईस्वी में दिसंबर माह की बात है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 से संबंधित है, जो ओजोन लेयर को बढ़ाने के लिए था। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। असर्शन है एल्यूमिनियम हरी धातु है, और रीजन है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही है और आर गलत है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें मित्रों कि एल्युमिनियम हरी धातु इसलिए है क्योंकि ये रिन्यूएबल है, और लकड़ी के स्थान पर वनों को बचाती है। यह सही तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में, अभी भी लकड़ी का यूज उतना ही किया जा रहा है। हालांकि एल्युमिनियम के दरवाजे बन रहे हैं, लेकिन इतनी अल्प मात्रा में है कि हम इसको नहीं कह सकते कि वनों को बचाती है। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। वन ह्रास का मुख्य कारण है, यानी फॉरेस्ट डिप्लीशन का जो मुख्य रीजन है वो क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। वास्तव में ये चारों कारण हैं, लेकिन इसमें मुख्य कारण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वनों के ह्रास के लिए। 10वां प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय या हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। आयताकार था, ये 3 भागों में विभक्त था। 11वां प्रश्न आपके सामने। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और चंद्रमा के परिक्रमण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू परिभ्रमण। आपको पता है जो भू परिभ्रमण लिखा हुआ है तो इसकी जगह आप रोटेशन ला सकते हैं कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और भू परिक्रमण का मतलब हो गया द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। तुरामडीह किस खनिज का खनन होता है? यानी तुरामडीह में कौन सी खनिज की खुदाई होती है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम की खुदाई होती है, यूरेनियम का खनन होता है वहाँ पे तुरामडीह में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि तुरामडीह किस राज्य में स्थित है। और मित्रों, कमेंट देते समय यह ध्यान रखें कि प्रश्न संख्या के साथ कमेंट करें, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। वो न्याय कौन कौन से हैं आपको पता ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, यानी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। 14वां प्रश्न, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति निर्णय देता है। और किसकी सिफारिश पर देता है? तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर देता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें मित्रों कि सांसदों की योग्यता के लिए एक दल बदल कानून भी होता है। तो जब दल बदल कानून की बात आती है तो वह जो है अनुशंसा करता है कौन? उस समय का जो सभापति या अध्यक्ष होता है। 15वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? फसल और देश की बात हो रही है। रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है, क्योंकि कहवा का जो प्रमुख उत्पादक देश है वह है ब्राज़ील। मंगोलिया की जगह पे क्या होना चाहिए था? ब्राज़ील होना चाहिए था। 16वां प्रश्न थोड़ा सा फंसाने के लिए आपको आ गया है, सावधान रहिएगा वरना उत्तर आपका गलत होने वाला है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य, यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य है, तो इसको ध्यान से पढ़ें।
सही आंसर सी नहीं है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मैं सी इसलिए बोला क्योंकि कुसुम और फूल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो देखने पे लगेगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, तो सोलर पंप की व्यवस्था के लिए यह योजना है पीएम कुसुम योजना। 17वां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। बड़ा ही उम्दा प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है आप लोगों के लेवल के हिसाब से, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें जो दिए गए हैं वो सही हैं कौन कौन से, बी शिक्षण विश्वविद्यालय, डी शोध विश्वविद्यालय और ई स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। 18वां प्रश्न, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको पता ही है, विमर्शी चिंतन स्तर, इसको आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न, बार बार आप लोगों ने पढ़ा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में, और ये कब गठित हुआ था, 1956 ईस्वी में। इसके 7 उप मुख्यालय हैं, वे कहाँ कहाँ स्थित हैं उनके नाम ज़रूर आप लिखकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। आइए देखते हैं आईसीटी से आए हुए क्वेश्चंस को। तो 20वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक, 128 बिट तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक। और इसको जब आप बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बाइट हो जाएगा। और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें परास शब्द लंबाई की परास होती है 8 बिट, यानी अगर बाइट की बात करें तो 1 बाइट, 1 बाइट। तो सुपर कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में इतना डिफरेंस है। आइए 21वां प्रश्न आईसीटी से ही देखते हैं। एएलयू का पूरा रूप है, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, फिर भी जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 22वां प्रश्न, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। बहुत ही आसान प्रश्न, जब भी आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए होंगे तो उसमें सब पता ही आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष मेन्यू। 23वां प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल, लोटस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोटस, कोबाल, फोर्ट्रान और पास्कल ये प्रोग्रामिंग भाषा हैं। और कैसी भाषा हैं, उच्च स्तरीय मशीनी भाषा हैं। 24वां प्रश्न भी आईसीटी से ही, एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, 3 पार्ट कंटेंट करता है। और अगर बताएं तो तीनों पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्टेटस लाइन, दूसरा हीडर और तीसरा बॉडी यानी ऑप्शनल। 25वां प्रश्न मित्रों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पेपर जब फरवरी में या नवंबर में होने की संभावना थी तब के करंट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो उम्मीद है कि पेपर तभी का अगर बना हुआ होगा तो ये सारे करंट पेपर में फंसने वाले हैं। और अगर पेपर इधर बाद में बनता है तो करंट के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। अभी आयोग का गठन हो जाने दीजिए, कुछ बातें वहाँ से अगर पता चलती हैं कि पेपर पहले का बना हुआ है या अब नया पेपर बनेगा तो उस हिसाब से करंट के क्वेश्चंस को डाला जाएगा। तो आइए देखते हैं 25वां प्रश्न। हाल ही में यानी अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, इसका उत्तर आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। 26वां प्रश्न,
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में हो जाएगा BRBNMPL की स्याही निर्माण कंपनी वर्णिका नाम से स्थापित की गई। तो आपको बताना है कि कहाँ पे स्थापित की गई है, मैसूर में, इंदौर में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका यानी मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न, अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगा मासर। और इसका एक दूसरा नाम भी है, नकाला कथा। याद रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए कि मेगा मासर का दूसरा नाम क्या है, तो नकाला कथा है। और ये दक्षिण अफ्रीका में मीरकैट टेलीस्कोप का उपयोग करके किया गया था। 28वां प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। और क्योंकि भगत सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, इनका जन्म 1907 ईस्वी में होता है और मृत्यु होती है 1931 ईस्वी में। महीने की अगर बात करें तो दिसंबर में जन्म होता है और मार्च में इनकी मृत्यु होती है। तो 24 साल का ही लाइफ स्पैन इनको मिला था, लेकिन इतनी कम उम्र में यह पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से छा गए हैं कि अभी भी अगर देखा जाए तो युवा वर्ग अधिकांश रूप से इन्हीं को अपना आइकॉन मानता है। 29वां प्रश्न आपके सामने, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। 30वां और अंतिम प्रश्न। 30वें और अंतिम प्रश्न से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को भी शेयर करने की कृपा करें। तो 30 नंबर प्रश्न, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजेंद्र कुमार, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे और 82 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।